Welcome to another video of Triangles IIT Foundation Class 7 S Chand. So, क्वेश्चन नंबर 7 से कंटिन्यू करने वाले हैं और क्वेश्चन नंबर 7 का जो क्वेश्चन है मैंने स्क्रीन पर लिख दिया है। ये 3 स्टेटमेंट्स यहाँ पर गिवन है 1 2 3। इनमें से कौन से दो या फिर कौन से दो करेक्ट हैं ये हमें निकालना है, या फिर तीनों के तीनों अगर करेक्ट है तो ऑप्शन है, अगर एक या फिर ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 करेक्ट मीन्स ऑप्शन 1 नहीं, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 अगर करेक्ट है तो बी ऑप्शन होगा, अगर 1 एंड 3 तो ऑप्शन सी होगा, और अगर 2 एंड 3 तो ऑप्शन डी होगा। तो कौन सा वाला स्टेटमेंट करेक्ट है या फिर नहीं हमें पहले जानना पड़ेगा। सो इक्वालिटी ऑफ टू साइड्स ऑफ एनी of one triangle with any two sides of the second makes the triangle congruent. It is not possible. क्यों? देखो, इक्वलिटी ऑफ टू साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल। अच्छा, इसके लिए डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। एक रैंडम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए ऐसा एक ट्राइंगल है, ठीक है, और ऐसा एक ट्राइंगल है, कुछ ऐसा एक ट्राइंगल है। ओके, दिस इज ए बी सी, दिस इज पी क्यू आर। ओके, अब ये बोला गया है कि इस ए बी सी ट्राइंगल के कोई भी दो साइड्स के साथ, मान लीजिए ए बी के साथ, ठीक है, ए बी के साथ अगर मैं बोलूँ कि क्यू आर इक्वल है, क्यू आर इक्वल टू ए बी अगर इक्वल है, और बी सी के साथ क्यू आर, बी सी के साथ क्यू पी इक्वल है, क्यू पी इक्वल है, और अच्छा ये दोनों ही इक्वल हैं, तो क्या हम कह सकते हैं कि ये ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है? तो ऑब्वियसली हम नहीं कह सकते। क्यों? बिकॉज हमने जितने भी कॉन्ग्रुएंट वाले क्वेश्चंस किए हैं उनमें हमें पता है कि हमें एटलीस्ट वन एंगल चाहिए होता है। अच्छा, एटलीस्ट वन एंगल नहीं, हमें 3 कंडीशंस चाहिए होते हैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए, या फिर कॉन्ग्रुएंट बताने के लिए दो ट्राइंगल्स है, दोनों ट्राइंगल्स को। तो यहाँ पर सिर्फ हमारे पास दो कंडीशंस है। क्या है कि सिर्फ 2 साइड्स इक्वल है ट्राइंगल्स के, तीसरा वाला नहीं पता, और एंगल भी नहीं पता। तो क्या हम कह सकते हैं ये कॉन्ग्रुएंट होगा दोनों ट्राइंगल्स? नहीं कॉन्ग्रुएंट होगा। तो पहला वाला स्टेटमेंट तो रॉन्ग है, क्योंकि हमें हमेशा 3 कंडीशन चाहिए होते हैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए। ओके, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमेशा याद रखो 3 कंडीशन, 3 क्राइटेरिया, या फिर कंडीशन कह सकते हो, 3 कंडीशंस should be or must be needed to make any two triangles congruent. ओके, तो पहला वाला ऑप्शन तो मतलब पहला वाला स्टेटमेंट तो पूरा गलत है। ओके, सो ऑप्शन ए जो है वो गलत है, क्योंकि 1 तो करेक्ट नहीं है। ऑप्शन बी भी गलत है। क्यों? बिकॉज 1 गलत है। ऑप्शन सी भी गलत है। क्यों? क्योंकि 1 स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। तो ए बी सी रॉन्ग, और डी और 3 ये आंसर हो सकते हैं। देख लेते हैं। इक्वालिटी ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ ए साइड ऑफ वन एंड ए साइड ऑफ वन ट्राइंगल विद द हाइपोटेन्यूज एंड साइड ऑफ द सेकंड रेस्पेक्टिवली मेक्स द ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट। ये मैं कह सकता हूँ कि ये हाइपोटेन्यूज है एक ट्राइंगल का, और ये भी एक हाइपोटेन्यूज है एक ट्राइंगल का। ओके, अब क्या कहा गया है कि इस ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज, ए बी सी ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज पी क्यू आर ट्राइंगल के हाइपोटेन्यूज के साथ इक्वल है। ए बी इक्वल टू पी आर, और कोई भी एक साइड इक्वल है। मान लीजिए ए बी सी साइड इक्वल है, बी सी साइड इक्वल है क्यू आर के साथ, और हमें क्या पता है कि राइट एंगल में ही सिर्फ हाइपोटेन्यूज हमें मिलता है, तो ये ऑब्वियसली राइट एंगल है। इसका मतलब क्या है? एंगल सी इक्वल टू एंगल क्यू इक्वल टू 90 डिग्रीज। सो व्हाट वी गॉट? वी गॉट 3 कंडीशंस टू मेक दिस 2 ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट बन गए हैं। क्यों? बिकॉज हाइपोटेन्यूज सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में ही होता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये बात मतलब समझने अंडरस्टैंडेबल है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, बिकॉज हाइपोटेन्यूज की बात हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल में ही होता है। ओके, बाकी कोई ट्राइंगल में हमें नहीं सुना कि हाइपोटेन्यूज होता है। तो स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट ऑब्वियसली।
ये वाला करेक्ट है। ओके, तो ऑप्शन 2 करेक्ट है, तो ये वाला स्टेटमेंट ये वाला तो रॉन्ग होगा, ये भी रॉन्ग होगा, ये भी रॉन्ग होगा, क्योंकि अच्छा ये वाला ट्रू हो चुका है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो बाकी तीनों ऑप्शंस तो वैसे भी गलत है, बिकॉज स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो हमारे हिसाब से ऑप्शन डी ही आंसर होगा। लेकिन अभी ऑप्शन स्टेटमेंट 3 क्या कहता है ये भी देख लेते हैं। तो अच्छा वेट, अभी जो मैंने बताया स्टेटमेंट 2 कि ये हाइपोटेन्यूज़ है, ये हाइपोटेन्यूज़ है और ये हाइपोटेन्यूज़ है, तो ए बी सी पी क्यू आर, ए सी इक्वल टू पी क्यू और बी सी इक्वल टू क्यू आर। ओके, क्यू आर, तो एंगल ये 90 डिग्री से है बिकॉज हाइपोटेन्यूज। एंगल बी इक्वल टू एंगल आर 90 डिग्रीज। सो देयरफॉर बाय आर एच एस दोनों ट्राइंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट। तो आर एच एस से दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है, इस क्राइटेरिया से। नाउ ऑप्शन स्टेटमेंट 3, equality of the hypotenuse and an acute angle of one triangle where the hypotenuse and an angle of the second respectively makes the triangle congruent। तो इट इज़ ऑल्सो ट्रू। कैसे देखता हूँ, देखो इसको बहुत ईजी तरीके से हम समझ सकते हैं। देखो यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल है, सॉरी यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पर और एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ओके, राइट एंगल ट्राइंगल क्यों है, बिकॉज हाइपोटेन्यूज की बात हो रही है। ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल, ये पी क्यू आर और ये ए बी सी। ठीक है, क्या बोला गया है कि दोनों ट्राइंगल्स के हाइपोटेन्यूज इक्वल है। ओके, ए बी इक्वल टू पी आर, ये एक कंडीशन मिल गया। दूसरा कंडीशन क्या है कि एक ट्राइंगल का एक्यूट एंगल दूसरे ट्राइंगल के एक्यूट एंगल के साथ इक्वल है। तो मान लीजिए ये वाला एक एक्यूट एंगल है और ये वाला एक्यूट एंगल है। अब मुझे बताओ ये एक्यूट एंगल कैसे हुआ। ओके, ये एक्यूट एंगल कैसे हुआ, बिकॉज अगर ये 90 होता है, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है कि ये 45 और ये 45 होगा। ओके, बिकॉज ये 45 हुआ, ये 45 हुआ और ये 90 हुआ, तो प्लस करने के बाद हमें 180 मिलेगा एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके ओके, सो ये एक एक्यूट एंगल है बिकॉज 45 डिग्रीज क्या है, एक्यूट एंगल। सो ये एक्यूट एंगल है और ये एक्यूट एंगल है। सो एंगल बी, नहीं एंगल बी नहीं, हाँ एंगल बी इक्वल टू एंगल आर इक्वल टू एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। और क्या है, 90 डिग्री से। ठीक है, तो एंगल सी इक्वल टू एंगल क्यू इक्वल टू 90 डिग्रीज। ठीक है, तो किस क्राइटेरिया से किस क्राइटेरिया कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से ये कॉन्ग्रुएंट होगा दो ट्राइंगल, ए एस से, एंगल साइड से। तो एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, कैसे, दो एंगल्स और एक साइड। ओके, तो इसमें भी, इस स्टेटमेंट में भी करेक्ट है। तो स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 करेक्ट है, मतलब कि ऑप्शन डी होगा आंसर। ओके, तो ऑप्शन डी विल बी द आंसर। ठीक है, थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन था। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में डायग्राम है। डायग्राम ये रहा, यहाँ से एक ऐसे ड्रॉ कर लिया, फिर यहाँ से ऐसे करके ड्रॉ कर लिया। अभी क्या करना है, इसमें 90 डिग्रीज ड्रॉ करना है, 90 डिग्रीज, ये भी 90 डिग्रीज। ये ए, ये बी, ये सी, ये डी और ये ई और ये एफ दे देता हूँ। ये 30 डिग्रीज गिवन है,
ये बाइसेक्टेड है, मतलब इक्वल है। और अभी गिवन है, गिवन ए बी के साथ, ए बी परपेंडिकुलर है बी सी के ऊपर, ए बी परपेंडिकुलर है बी सी के ऊपर परपेंडिकुलर, और बी डी जो है वो परपेंडिकुलर है ए सी के ऊपर। ओके, और सी ई जो है, सी ई, अच्छा इसका हटा देता हूँ, सी ई जो है, रे कह सकते, रे नहीं, सी ई बाइसेक्ट्स एंगल सी। तो एंगल सी को सी ई ने बाइसेक्ट किया है, मतलब क्या होगा, मतलब एंगल डी सी ई विल बी इक्वल टू एंगल ई सी बी। ओके, इसको मैं एक्स पकड़ लेता हूँ, ठीक है, ये एक्स और ये एक्स, ठीक है। फिर हमें अभी क्या करना है, अभी हमें एंगल सी ई डी निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है, सी ई डी। ओके, so for that we have to do some calculations। तो कैसे निकाला जाए इस एंगल को, है ना। ये एंगल जो है ये ट्राइंगल डी ई सी में है, सो वी हैव टू फाइंड आउट दिस एंगल, एंड दिस एंगल इज 90 बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर, और ये वाला एंगल फिर निकल जाएगा, ठीक है। तो ओके, तो इजी है। देखो देखो इस बड़े वाले ट्राइंगल में, ए बी सी ट्राइंगल में नजर दो, ए बी सी ट्राइंगल में ये 30 डिग्रीज गिवन है, ये 90 डिग्रीज गिवन है, तो ये कितना होगा। तो आप बोलोगे भाई सिंपल है, 180 से माइनस कर दो 30 प्लस 90 को, मतलब 120 को, 120 को माइनस करो 60। तो ये वाला एंगल कितना मिल गया, ये वाला एंगल मिल गया हमारा, टोटल मिल गया 60, और इसको बाइसेक्ट हुआ है, बाइसेक्ट मतलब क्या, हाफ से डिवाइड, तो ये 30, और 30 किसका वैल्यू है, एक्स का वैल्यू, ठीक है। फिर अभी क्या करेंगे, अभी इस ट्राइंगल में चले जाएंगे, ट्राइंगल डी ई सी में, इसमें ये 90 डिग्रीज, ये हमें नहीं पता, और ये कितना है, ये 30, तो ये कितना होगा, ये होगा 180 से फिर से 90 माइनस, सॉरी 90 प्लस 30 मतलब 120, मतलब ये 60 होगा आंसर, ठीक है। आंसर इज 60, ऑप्शन बी, 8B, ठीक है, ऑप्शन बी। अरे ऑप्शन तो लिखा ही नहीं मैंने, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 60, ऑप्शन सी 45, ऑप्शन डी 65। देखो कैसे किया, पहले तो इन ट्राइंगल ए बी सी, इसमें एंगल सी जो होगा वो होगा, सॉरी, एंगल सी जो होगा वो होगा 180 से माइनस कर दूंगा 30 को प्लस 90 को, ठीक है। तो यहाँ से 180 माइनस 120 मीन्स 60 डिग्रीज, ओके। तो एंगल सी 60 है, तो एंगल डी सी ई इक्वल टू एंगल, इसको एक्स लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ा, ठीक है, एक्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे लिख देता हूँ, इसकी लिख दो हाफ ऑफ एंगल सी। सो एंगल डी सी ई विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल सी, विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल, मतलब सी की, मतलब सी मतलब एंगल सी का वैल्यू 60 डिग्रीज, तो ये होगा 30 डिग्रीज, तो ये वाला एंगल का वैल्यू मिल गया 30 डिग्रीज, ओके। और ये तो 90 डिग्री से लीनियर पेयर से। नाउ इन ट्राइंगल डी ई सी, इन ट्राइंगल डी ई सी एंगल सी ई डी जो होगा विल बी इक्वल टू 180 से माइनस करो 90 प्लस 30, 180 माइनस 120 विच इज़ इक्वल टू 60 डिग्रीज, एंड दिस इज द आंसर, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। डायग्राम थोड़ा देखने में ऐसा लग सकता है थोड़ा सा टफ है, लेकिन एक्चुअली टफ इतना नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 तो हो चुका है ना। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है कि अच्छा, इसमें भी डायग्राम गिवन है एक राइट एंगल ट्राइंगल का, इसको ड्रॉ कर लिया, फिर यहाँ से इसको ज्वाइन किया, करने के बाद ये ए,
ये बी सी ट्राइंगल और ये डी। अब क्या बोला गया है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ओके, राइट एंगल ट्राइंगल और कुछ। ओके, नाउ गिवन इज कि ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एंगल बी 90 डिग्रीज, और ए सी का वैल्यू है 6 सेंटीमीटर। ओके, ए सी का वैल्यू 6 सेंटीमीटर है, और डी जो है ये मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट मतलब क्या होगा, ए डी इक्वल टू डी सी। सो डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ओके, इट मीन्स ए डी इक्वल टू डी सी। इसका वैल्यू क्या होगा, हाफ ऑफ ए सी। हाफ ऑफ ए सी मतलब क्या, हाफ ऑफ 6 मतलब 3। ये भी 3, ये भी 3। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बी डी। बी डी का लेंथ हमें निकालना है। बी डी मतलब ये वाले लाइन का। ओके, कैसे करोगे, देखो कैसे करना है। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्यों, बिकॉज ये आपको याद रखना है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में इन a right triangle the length of the hypotenuse the length is equal to the half of the hypotenuse। तो आपको ये याद रखना है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में जो मीडियन होता है ना, ठीक है, जो मीडियन होता है, इट कैन बी दिस मीडियन। ओके, लेकिन मैं इस वाले मीडियन की बात कर रहा हूँ। तो इस वाले मीडियन का जो लेंथ होता है वो हमेशा हाइपोटेन्यूज के हाफ के बराबर होता है। ठीक है, तो ये मीडियन कैसे हुआ, देखो मीडियन किसे कहा जाता है, किसी भी साइड के मिड पॉइंट को एक लाइन सेगमेंट ज्वाइन करता है ऑपोजिट वर्टेक्स के साथ। ठीक है, एक लाइन एक साइड, किसी भी साइड के मिड पॉइंट को इसके ऑपोजिट वर्टेक्स के साथ ज्वाइन करने वाले लाइन को ही हम कहते हैं मीडियन। तो देखो ऑपोजिट वर्टेक्स के साथ इस वाले साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन किया है, ठीक है, इसलिए ये मीडियन है। तो आपको ये याद रखना है कि राइट एंगल ट्राइंगल में एक मीडियन का वैल्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूज, मीन्स हाफ ऑफ 6 सेंटीमीटर, मीन्स 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको न्यू इन्फॉर्मेशन मिल गया, आपको ये याद रखना है। वेट, सॉरी मैं क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा था, 9 नहीं। तो ऑप्शन होगा ऑप्शन 4, ऑप्शन ए 4 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी √6 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 3 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 3.5 सेंटीमीटर। तो जो क्वेश्चन नंबर वेट सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 ही कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 3 सेंटीमीटर। मेरा दिमाग पता नहीं क्या हो गया अचानक से। ओके, अच्छा अभी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसे बोला गया है साइड्स जो है वो x है, x+1 है और x-1 है, कौन सा होगा। तो हमेशा आपको याद रखना है कि जब भी एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाओगे, हाइट जो है, हाइट का जो वैल्यू है उसका वैल्यू हमेशा, मतलब उससे एक वैल्यू कम हमेशा उसका बेस होता है, और हाइट जो होता है उसका एक वैल्यू ज़्यादा हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है। गॉट इट, मीन्स अगर हाइट ए होता है तो ए से एक वैल्यू कम मतलब a-1 होगा बेस का वैल्यू, और ए से एक वैल्यू ज़्यादा मतलब a+1 होगा हाइपोटेन्यूज का वैल्यू। ये हमेशा आपको याद रखना है। ओके, भूलना नहीं है।
तो क्वेश्चन में क्या है कि साइड्स गिवन है, हमें पता नहीं कि कौन सा वाला साइड कौन सा है, लेकिन हमको यह याद रखना है कि अगर हाइट x होता है तो इससे एक वैल्यू कम होगा बेस और एक वैल्यू ज़्यादा होगा इसका हाइट, सॉरी हाइपोटेन्यूज। ओके, तो यहाँ से हमें अभी हाइपोटेन्यूज का वैल्यू निकालना है ये बोला है, मतलब x+1 का वैल्यू निकालना है। सो x+1 होल स्क्वायर equal to x-1 whole square minus x square. From here x+1 whole square equal to, अच्छा डायरेक्ट लिख देता हूँ, x square plus 2x plus 1 equal to x square minus 2x plus 1 minus x square, ठीक है ना। x square cancel, plus 1 cancel. From here x square equal to x square minus 4x equal to 0। ओके, इक्वल टू 0। अभी यहाँ से हमें x का वैल्यू निकालना पड़ेगा। कैसे? इसको ऐसे कर लो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4x को उस तरफ ले लो, फिर यहाँ से x और x को डिवाइड करो तो यहाँ पर x रहेगा, तो x इक्वल टू 4 एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ x। लेकिन हमें चाहिए हाइपोटेन्यूज का वैल्यू, देयर वो हाइपोटेन्यूज विल बी x+1 मतलब 4 + 1 मतलब 5। ओके, समझे कैसे हुआ? तो आई होप आपको समझ में आ ही गया होगा कैसे हुआ। सो x का वैल्यू पहले निकाला हमने, फिर हाइपोटेन्यूज का वैल्यू निकाला। सो नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 11। क्या बोला गया है? द डिग्री मेजर ऑफ ईच ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज एन इंटीजर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कुड नॉट बी द रेशियो ऑफ द मेजर्स। ऑप्शन ए 2:3:4, ऑप्शन बी 3:4:5। अच्छा, इसमें ऑप्शन नहीं लिखा ना। ऑप्शन ए होगा 5, ऑप्शन बी होगा 4, ऑप्शन सी 1 और ऑप्शन डी 0। तो ऑप्शन ए इज द आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 में क्वेश्चन ऑप्शन सी है 5:6:7, ऑप्शन डी होगा 6:7:8। अभी क्या करना है कि बोला गया है ये कुछ रेशियो है जो साइड्स है ना, सॉरी एंगल्स है, ठीक है। एक ट्राइंगल में 3 एंगल्स के जो रेशियो है ये इनमें गिवन है, तो हमें ये फाइंड आउट करना है इनमें से कौन सा वाला जो रेशियो गिवन है वो करेक्ट नहीं है, ठीक है। मतलब इनका रेशियो जो होगा वो अगर हम सम करते हैं रेशियो का तो हमें 180 नहीं मिलेगा। मतलब जैसे हम ऐसे करते हैं ना, जैसे कि 2x प्लस इसको 2x प्लस 3x प्लस 4x इक्वल टू 180 करते हैं ना, ठीक है। तो अगर x का वैल्यू 180 से डिविजिबल नहीं होता है, ओके, अगर 180 से डिविजिबल नहीं होता तो समझ जाना है कि x मतलब ये वाला जो रेशियो है वो इक्वल नहीं, मतलब पॉसिबल नहीं है एंगल्स का, ठीक है। तो इसका पहले ऑप्शन का करते हैं, 2x प्लस 3x प्लस 4x इक्वल टू 180, ठीक है ना। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा, 1 डिवाइडेड बाई 9 मतलब कितना 20, ठीक है। ये x का वैल्यू डिविजिबल आ गया, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये करेक्ट है आंसर, ठीक है। रेशियो करेक्ट है, आंसर करेक्ट नहीं है, रेशियो करेक्ट है। अभी इसको देखते हैं, ये कितना होगा 3x प्लस 4x प्लस 5x इक्वल टू 180। यहाँ से x का वैल्यू होगा 180 डिवाइडेड बाई 7 + 12 690 3 45 15। तो x का वैल्यू भी डिविजिबल आ चुका है, तो ये भी रेशियो करेक्ट है, कोई गलती नहीं है रेशियो में। अभी 5 6 7 को देखते हैं, 5 + 6x प्लस 7x इक्वल टू 180। यहाँ से x का वैल्यू आता है 180 डिवाइडेड बाई 13 + 8 18। तो ये तो इजीली डिविजिबल हो गया।
एक्स का वैल्यू मतलब ये रेशियो भी करेक्ट है। अभी ये वाला रेशियो देखते हैं, 6x + 7x + 8x इक्वल टू 180। यहाँ से x का वैल्यू आता है 180 डिवाइडेड बाई 15 + 6 21 7। अच्छा 3 से डिवाइड करो 7, इसको 3 से डिवाइड करो 60, तो 60 डिवाइडेड बाई 7 तो नहीं जाता, मतलब x का वैल्यू डिविजिबल नहीं है। ठीक है, x का वैल्यू डिविजिबल नहीं है, मतलब ये रेशियो करेक्ट नहीं है। मतलब आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। समझे, मतलब एंगल्स का जो रेशियो है ना, ये 6:7:8 नहीं है। ठीक है, क्योंकि इनका जो सम आता है वो 180 नहीं आता। अगर 180 आता तो x का वैल्यू डिविजिबल आता, होल नंबर आता, फ्रैक्शन में नहीं आता। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में गिवन है कि एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, ऑब्वियस सी बात है, यही होता है हमेशा। यहाँ से ऐसे एक्सटेंड कर दिया गया है, सॉरी ये झमेला है, ऐसे करके ऐसे, ये भी भाई झमेला ही है। ए सी बी और ये इसका वैल्यू x, इसका वैल्यू 90 और इसका वैल्यू y। अभी बोला गया है कि ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है और एंगल बी का वैल्यू 90 है। तो अभी 4 ऑप्शंस हैं, तो इनमें से हमें बताना कि कौन सा वाला मतलब करेक्ट है स्टेटमेंट। सी x + y इक्वल टू 300, डी x + y इक्वल टू 90। तो इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट है ये हमें बताना है। ठीक है, कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है भाई, सिंपल सी बात है। ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ कर नहीं पाया, सॉरी फॉर डैट। ये स्ट्रेट लाइन है, ये x है, इसका वैल्यू x है, ठीक है ना, इसका वैल्यू x है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, अब बोलोगे 180 - x लीनियर पेयर। ठीक है, लिख लेता हूँ, ये होगा 180 - x लीनियर पेयर। ये भी क्या होगा, 180 - y लीनियर पेयर। ठीक है, अब मुझे बताओ भाई, ये जो है ना, ये एक ट्राइंगल है। ठीक है, ट्राइंगल में हर एक एंगल का सम कितना होता है, 180। तो इस ट्राइंगल से 180 - x प्लस 180 - y प्लस 90 डिग्री का सम क्या होगा, 180। यहाँ से -x - y इक्वल टू 180 - 90 -180 -180। ठीक है, तो 180 कैंसिल, -x - y इक्वल टू -270। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, साइड चेंज करेंगे, साइड चेंज करेंगे। तो इसको क्या करेंगे, इस वाले साइड के मतलब -x को इस साइड में लेंगे तो +x, -y को इस साइड में लेंगे तो +y, और -270 को इस साइड में लाएंगे तो +270। सो 270, इसको ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, देखो माइनस कॉमन ले लो, x + y हो जाएगा और ये -270, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो x + y इक्वल टू 270 डिग्रीज। ओके, तो कौन सा वाला ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज आंसर। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, इतना भी टफ नहीं है, थोड़ा सा आपको अपने दिमाग का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि बिना दिमाग के तो आप कर नहीं सकते हो। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में देख सकते हो कि PL QM और RN जो है वो ऑल्टीट्यूड्स है ट्राइंगल PQR के, और जिनका ऑर्थो सेंटर है O, देन P इज द ऑर्थो सेंटर ऑफ व्हाट। ओके, तो देखो
डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये वाला हो गया 90 डिग्री। धत क्या हो गया आज, ये 90, ये भी 90 और ये भी 90। ठीक है, इतना एक्यूरेट ड्रॉ नहीं किया मैंने। तो ये है ट्राइंगल पी क्यू आर। बोला गया है पी एल क्यू एम और आर एन ऑल्टीट्यूड है। पी एल क्यू एम और आर एन, और ओ जो है ऑर्थो सेंटर है। तो आप बहुत लोग बोलेंगे कि ऑर्थो सेंटर क्या था, याद नहीं आ रहा है। ऑर्थो सेंटर मतलब एक ट्राइंगल के अंदर जितने भी परपेंडिकुलर या फिर ऑल्टीट्यूड्स ड्रॉ किया है हमने एक ट्राइंगल के अंदर, उन सब का इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है उसी को हम कहते हैं ऑर्थो सेंटर। जैसे इस वाला ऑल्टीट्यूड का ये, इस वाला ऑल्टीट्यूड का ये, और ये ऑल्टीट्यूड का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, जहाँ पर तीनों ही ऑल्टीट्यूड मीट किया है इन दोनों तीनों ने एक साथ, उस वाले पॉइंट को हम कहते हैं ऑर्थो सेंटर। और हमें पता है कि ऑर्थो सेंटर जो होता है ना, वो क्या होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है, तो अभी क्या कहेंगे कि P जो है वो किसका ऑर्थो सेंटर है। तो ट्राइंगल ओ ए क्यू आर का, ट्राइंगल ओ क्यू आर का जो ऑल्टीट्यूड है वो क्या है, ओ एल। ठीक है, तो P जो होगा वो क्या होगा, P होगा ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल ओ क्यू आर। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि एक ऑब्ट्यूज ट्राइंगल जो होता है, तो यहाँ पर ऑब्ट्यूज ट्राइंगल कौन सा है, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है ये वाला। ठीक है, तो ऑब्ट्यूज ट्राइंगल का जो ऑर्थो सेंटर होता है वो हमेशा बाहर होता है, बाहर। क्योंकि ऑब्ट्यूज ट्राइंगल जो ऐसा दिखने में ऐसा होता है, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल देख सकते हो, इसका जो हाइट होता है वो हमेशा बाहर होता है, ये हाइट होता है इसका, ऑल्टीट्यूड बाहर होता है। ठीक है, तो ऑल्टीट्यूड, जबकि ऑल्टीट्यूड बाहर है तो इसका मतलब क्या होगा, ऑर्थो सेंटर भी बाहर ही होगा ना। बात सही क्या, बात सही है ना मेरी। जबकि हाइट ही बाहर है, मतलब ऑल्टीट्यूड ही बाहर है ऑब्ट्यूज एंगल्स के, अच्छा ऑब्ट्यूज ट्राइंगल का, तो इसी वजह से ऑर्थो सेंटर जो P है वो होगा ट्राइंगल ओ क्यू आर का ऑर्थो सेंटर। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन होगा डी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा मैंने क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा था, कि एक ऑब्ट्यूज एंगल का हाइट हमेशा बाहर होता है, हाइट ऑल्टीट्यूड। जनरली आपको क्या पता है कि ट्राइंगल्स के हाइट कैसे होते हैं, अंदर होते हैं ना, ये हाइट है इसका, फिर इस वाले ट्राइंगल का हाइट है ऐसा, फिर ऐसे ऐसे 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 ट्राइंगल का हाइट है ऐसा, सब अंदर है। लेकिन ऑब्ट्यूज ट्राइंगल जो है, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल जो देखने में ऐसा होता है, ठीक है, लाइक दिस, इसका हाइट हमेशा बाहर होता है, बाहर, दिस इज द हाइट। ठीक है, तो हमें क्या पता है ऑर्थो सेंटर क्या है, ऑर्थो सेंटर है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल्टीट्यूड, मतलब हाइट कह सकते हो। तो अगर हाइट ही बाहर है, ठीक है, तो ऑर्थो सेंटर भी कहाँ होगा, बाहर होगा। तो इसीलिए इस जो ट्राइंगल है ना P, ये किसका ऑर्थो सेंटर होगा, ये होगा इस वाले ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर। क्यों, बिकॉज इसका हाइट, इस वाले ट्राइंगल का हाइट कौन सा है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि देखो, ये ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है और इसका हाइट है ये, ठीक है, ये है बाहर इसका हाइट, ठीक है, और ये है इसका हाइट दूसरा। ठीक है, ये एक हाइट बाहर है, ये वाला हाइट अंदर, ये वाला हाइट भी बाहर। ठीक है, तो इन तीनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो कहाँ पर होगा, ऑब्वियस सी बात है, इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा हमें। एक्सटेंड करते 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 यहाँ पर आएगा, इसको एक्सटेंड करते 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 यहाँ पर आएगा, और इसको एक्सटेंड करते 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 यहाँ पर आएगा। तो P पॉइंट पर जाके इंटरसेक्ट करेंगे तीनों के तीनों ऑल्टीट्यूड्स जो होंगे। ठीक है, तो P जो होगा वो किस ट्राइंगल का होगा, ट्राइंगल ओ क्यू आर का होगा, मतलब ओ आर क्यू भी कह सकते हो। ओके, क्यू आर ओ या फिर ओ आर क्यू या फिर ओ क्यू आर, एक ही बात है। तो ऑप्शन डी होगा आपका
आंसर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।